प्रारंभिक भारत का परिचय। पाठ 5 पारिस्थितिक और पर्यावरण। आज हम पाठ 5 का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण और मानव बस्तियां। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा के मैदानों में जंगलों की कटाई और कड़ी कछारी भूमि की जुताई के बिना बड़ी कृषक बस्तियों की स्थापना होनी असंभव थी। यह सब 500 ईस्वी पूर्व से लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के प्रयोग से प्रभावकारी ढंग से संभव हो सका। इसके लिए लोहे की खानों की खोज करना और निष्कर्ष की प्रौद्योगिकी लौह शिल्प की तकनीकी को विकसित करना जरूरी था, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान की कड़ी कछारी मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्कन तथा पश्चिमी भारत की कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी की कारगर जुताई के लिए लोहे के फालों की आवश्यकता थी। आजकल पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है, फिर भी जंगलों की कटाई के बावजूद 16वीं 17वीं सदियों तक दोआब के जंगल बरकरार रहे और वहां पशुओं के शिकार होते रहे। जंगलों की भारी कटाई से होने वाला पारिस्थितिकीय परिवर्तन आधुनिक समय की घटना है। बहरहाल मानव समाज का प्रारंभिक विकास वनस्पतियों और पशुओं की कीमत पर हुआ, लेकिन जब से मनुष्य ने वनस्पतियों का उत्पादन और पशुपालन शुरू किया, इससे दोनों की वृद्धि हुई। मानव बस्तियों के स्थान और आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। वासस्थल का चुनाव मिट्टी और जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करता था। अनुकूल वर्षा वाले क्षेत्र जहां नदियों, जंगल, झीलें, पहाड़ियां, धातु और उपजाऊ मिट्टियां होती थीं, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते थे। इसके विपरीत जल संसाधन रहित शुष्क मरुस्थल लोगों को वहां बसने से हतोत्साह करते थे। इस प्रकार गंगा के मैदान मानव बस्ती के आकर्षण क्षेत्र बन गए। इनमें 500 ईस्वी पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक और उसके पहले बहुत कम बस्तियां दिखती हैं। उसी काल में दोआब और मध्य गंगा के मैदानों में बहुत से नगर मिलते हैं। सड़कों और रेल मार्गों की तरह नदियां परिवहन के मार्ग बनी। इनकी बाढ़ें जंगली तटों को साफ कर देती थीं और वहां फिर से जंगलों को उगने से रोकती थीं। इसके अतिरिक्त वे कृषक के लिए न सिर्फ भूमि तैयार करती थी, बल्कि उस भूमि की सिंचाई भी करती थी। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन होने से मानव बस्तियों पर प्रभाव पड़ा। घग्गर हकरा की समरूपा नदी सरस्वती, यमुना और सतलज से मिल गई और तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान किया। लेकिन 1700 ईस्वी पूर्व में सतलज और संभवतः यमुना पूरब की ओर बढ़ गई। इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नदियों के संगम प्रारंभिक मानव बस्तियों के रूप में उभरे। नदियों के संगम ने जंगलों का प्रभावी ढंग से सफाया किया और मनुष्य के बसने में सहायता की। यह भारत के प्रथम महानगर पाटलिपुत्र के विषय में कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा भारत के प्रथम महानगर पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। उत्तर में गंडक और घाघर नदियां गंगा से मिलती थीं और पुनपुन नदी दक्षिण में मिलती थी। ये संगम स्थल शहर से ज्यादा दूर नहीं थे। 3 दिशाओं में नदियों की उपस्थिति से पाटलिपुत्र को प्रायः जल दुर्ग बना दिया
और इसे महान राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। यद्यपि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित था, तथापि सोन नदी बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई। प्रागैतिहासिक काल में पाटलिपुत्र से उत्तर गंगा तट तक स्थित चिरांद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघरा के संगम पर अवस्थित था। ऐसा लगता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल थे। इसका संकेत चिरांद में प्राप्त नवपाषाण युगीन उपकरणों से मिलता है। इनमें अधिकांश हरिण की सींगों के बने हैं। यद्यपि वास के लिए नदियों के निकट के क्षेत्रों को तरजीह दी जाती थी, तथापि लोग झीलों और तालाबों के निकट भी बसते थे। हमें इस तरह के स्थल दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में मिलते हैं। जलस्रोतों के पास बसने का रिवाज आज भी बरकरार है। वर्षा और मानवीय प्रयास। अध्याय 4 में वर्षा की मूलभूत प्रासंगिकता की चर्चा है। यहाँ हम वर्षा और मानवीय प्रयासों के बीच के संबंध का परीक्षण कर सकते हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति शुष्क अर्ध मरुस्थलीय कटिबंध में पाई गई है, तथापि हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास का श्रेय अच्छी वर्षा को ही दिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में यथेष्ट वर्षा होती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगी, वैसे वैसे हड़प्पा संस्कृति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। महाराष्ट्र के ईनाम गांव से प्राप्त वनस्पतियों और पशुओं के अवशेषों से 1000 ईस्वी पूर्व में अत्यंत शुष्क अवस्था की शुरुआत का संकेत मिलता है। इससे कृषकों को अपना घर छोड़कर पशुचारी खाना बदोशी जीवन यापन अपनाना पड़ा। वर्षा निश्चित रूप से मानव समाज को खेती और बस्तियां बसाने में सहयोग देती थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा लोगों को नियमित काम करने से रोक देती थी। गौतम बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देने एवं पर्यटन करने का कार्यक्रम स्थगित करके किसी स्थान पर वर्षावास करते थे। वे वर्षावास के लिए राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों में ठहर जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। यह धारणा अभी भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है और भादो महीने अर्थात जुलाई अगस्त में विवाह संपन्न नहीं होते हैं। कुछ अन्य प्राकृतिक संकट भारी वर्षा से कहीं अधिक अनर्थकारी होते हैं। इनके अंतर्गत बाढ़, तूफान और भूकंप का उल्लेख किया जा सकता है। हम प्राक मौर्य युगीन अकाल के बारे में सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ जैन धर्मावलंबी मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे। शोधकर्ताओं को अभी भी उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जिनमें अकाल और अन्य प्राकृतिक संकटों का उल्लेख हो। प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधी चेतना। प्राचीन काल में नदियाँ ईश्वर तुल्य मानी जाती थीं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वैदिकोत्तर काल में गंगा को मातृ देवी कहा गया और ऐसी परंपराएं आज तक बरकरार हैं। चूंकि पृथ्वी और जल दोनों से वनस्पतियों और पशुओं का संपोषण होता है, इसलिए इन्हें माता का दर्जा दिया गया। हालांकि इनमें से किसी को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हों,
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अनेक वृक्ष जिनमें नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी शामिल है, पवित्र माने जाते हैं। जड़ी बूटियों के विषय में भी जिनमें घास शामिल है, औषधियों विशेषताओं के कारण इन सब का महत्व है, अतएव इनकी सुरक्षा की जाती है और इनकी पूजा होती है। बड़े और छोटे वृक्षों के संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्ष संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठानों के अंत में पुरोहित तथा उपासक जंगली वृक्षों और सामान्य वनस्पतियों की उन्नति तथा शांति की कामना करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश प्राचीन मूल ग्रंथ गो हत्या की निंदा करते हैं और गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुत्त निपात नामक धार्मिक मूल ग्रंथों में गायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गो गोपालन के सद्गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनके अनुसार गायें वनस्पतियों के बढ़ने और मनुष्यों को भोजन और बल देने में सहायता करती है। इसलिए उन्होंने लोगों को गो हत्या नहीं करने को कहा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मण मूल ग्रंथों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को धार्मिक रंग दे दिया। इनमें गाय की हत्या करने वालों के लिए अगले जन्म में भयानक परिणामों का उल्लेख है। बाद में हाथी तक की भी पूजा होने लगी। पारिस्थितिक और पर्यावरण की जानकारी प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायक हो सकती है। यह खासकर प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक के विरुद्ध मानव के संघर्ष को रोक मानव समाज का विकास नहीं हो सकता। प्राचीन काल में इस संघर्ष का लक्ष्य मुख्यतः वनस्पतियों और पशुओं के विरुद्ध निर्देशित था। जैसे ही इन जीवों पर नियंत्रण हुआ, वैसे ही वनस्पतियों और पशुओं दोनों की संख्या बढ़ने के लिए प्रयास होने लगी। इतिहास मुख्यतः समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है, लेकिन इतिहास का यही निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक इतिहासकार मानवीय प्रयासों और प्राकृतिक शक्तियों के क्रियाकलापों के बीच होते रहें। पारस्परिक प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। पारिस्थितिक और पर्यावरण पाठ का आज हम लास्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।